आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो मेंस एग्जाम हो रहे हैं 2023 के, उन पेपरों को एनालाइज और उनका डिस्कशन कर रहे हैं। आज हमने जीएस का पेपर देखा, इतना खूबसूरत पेपर मुझे लगा कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आज हम उस पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र होता है उत्तर प्रदेश पीसीएस में, वो 200 अंकों का होता है और समय उसका 3 घंटे का होता है और 20 प्रश्न दिए जाते हैं। 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको 125 शब्दों में लिखना होता है और बाकी बचे 10 प्रश्न को 200 शब्द सीमा के अंतर्गत लिखना होता है। अब आप देख सकते हैं, खंड यानी सेक्शन ए में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर शब्द सीमा 150, और खंड बी यानी सेक्शन बी में 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हैं जिनके उत्तर शब्द सीमा 200 निर्धारित है। और जो प्रश्न पत्र है हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपा हुआ है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी चाहे यूपीएससी का मेंस हो, एसे को छोड़ करके जितने भी पेपर होते हैं, जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं, सभी अनिवार्य हैं। आपको करना है, सभी प्रश्नों को करना है और प्रत्येक प्रश्न भाग के सामने उसके नियत अंक दिए गए हैं। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा का ध्यान रखना है, यानी विशेष संदेश दिया गया है। जो शब्द सीमा दी गई है उसको आपको किसी प्रकार से क्रॉस नहीं करना है कि आपने मान लिया कि आपने 250 शब्दों में लिख दिया है ना, ये सब नहीं करना है। आपको 190 या 180 से लेकर के 200 के बीच में ही रहना है, ना तो कम जाना है ना तो ज्यादा। और जो 125 शब्दों वाले हैं वो 115 शब्दों के आसपास से लेकर के 120, 110, 115 ऐसे करना है ना। शब्द सीमा को बहुत विशेष परिस्थिति हो तभी आप क्रॉस करें, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं सेक्शन ए के। देखो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है 8 नंबर का। पहला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। अब वैदिक साहित्य आपने वैदिक काल पढ़ा होगा, ठीक है। वैदिक काल का क्लासिफिकेशन ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में किया गया है और इसके तहत ऋग्वेद काल के अंतर्गत आपको ऋग्वेद देखने को मिलेगा कि इस काल में ऋग्वेद प्रचलित था और सबसे पुराना वेद है। उसके बाद 3 वेद और रचे गए, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन सब के बारे में बताना है। तो जो भी वैदिक साहित्य है उसका आपको परिचय देना है। 125 शब्दों में लिखना है। तो वैदिक कालीन का जो भी साहित्य है ना, ज्यादातर उस समय मौखिक साहित्य चलता था, बाद में उसको लिपिबद्ध किया गया, लेकिन फिर वेदों के बारे में मोटी मोटी जानकारी आपको देते हुए इस उत्तर को कंप्लीट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया, ठीक है। एनसीईआरटी जब पढ़ा रहा था मैं, किस क्लास की, 6 क्लास की, तो उसके अंतर्गत मैंने वैदिक साहित्य का डिटेल किया था। अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। दूसरा है आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान कौन से हैं? सर सैयद अहमद खान वही हैं जो हिंदू ओरिएंटल कॉलेज या कह सकते हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, इसके संस्थापक रहे हैं। तो आधुनिक शिक्षा के प्रसार में उनका क्या योगदान रहा, उन पर टिप्पणी करना है। ये प्रश्न आधुनिक भारत का है, तो इनका परिचय देते हुए ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। उसके साथ साथ ये वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है उसके भी समर्थक थे। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हम 1947 हम आजाद हो गए तो हमारे पास 562 देसी रियासतें थी। उन देसी रियासतों में कई सारी ऐसी रियासतें थी जो संविधान सभा में शामिल होना चाहती थी या भारत में विलीन होना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, और गुजरात का कुछ एरिया हो गया, जूनागढ़ जिसको हम बोलते हैं, तो वो ऐसी रियासतें थी जो शामिल होने से मना कर रही थी। और उसमें जो व्यवधान उत्पन्न हुआ उसको सरदार पटेल ने कैसे पूरा किया, और जो भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी विवेचना करनी है आपको, उनको डिस्कस करना है। अब देखो विवेचना करनी है या डिस्कस करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, ओके। उसके बाद क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार बाधाएं उत्पन्न करता है। ये हमारा समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारा समाज, क्षेत्रवाद का मतलब जैसे क्षेत्रवादी संस्कृति राज्य स्तरीय, जैसे मणिपुर, असम में वगैरह काफी हद तक हिंसा चलती रहती है। मध्य भारत के कुछ हिस्से हैं जहां पर उग्रवाद चरम पर है। पश्चिमी भारत का अभी हाल फिलहाल में जैसे वो अलगाववादी आंदोलन चल रहा है,
जिसके मूल स्रोत कनाडा से जुड़े हुए हैं, खालिस्तानी समर्थक कहते हैं। तो क्षेत्रवाद भी भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है, क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उसके विषय में आपको करना है चौथा क्वेश्चन। यानी ये चारों क्वेश्चन अगर हम देखें तो काफी सिंपल से हैं और थोड़ी मोटी मोटी जानकारी लेकर के आप उनको बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, जो भारत में व्याप्त निर्धनता एकमात्र कारण है, टिप्पणी करिए। जो बेरोजगारी है भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, इसको बताना है। ओके, कमेंट करना है, मतलब ये एक सेंटेंस दिया गया है, कमेंट करके बताना है क्या वास्तव में ऐसा सत्य है। अगर सत्य है तो वो क्या कारण है जो निर्धनता को बढ़ाते हैं, या बेरोजगारी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, गुणवत्ता युक्त भोजन ना मिलना या पोषण युक्त भोजन का ना मिलना, और भी कई सारी समस्याएं हैं जिनके वजह से बेरोजगारी भारत में फैली है, और सॉरी निर्धनता भारत में फैली हुई है ना। और उसी के कारण कई सारी बीमारियां होती हैं, लोग शिक्षा के अभाव में रह जाते हैं। तो ये भी बताना है आपको, ये भी हमारे समाज से टॉपिक बिलोंग करता है। क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है? अब समय काल चाहे जैसा रहा हो, भारत में हो या वैश्विक स्तर पर हो, महिलाओं के साथ हिंसा में हमेशा बढ़ोतरी होती रही है। वर्तमान दौर भी ऐसा चल रहा है जिसमें नए नए अपराध के नए नए तरीके होने लगे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में काफी वीडियो एमएमएस लीक होते हैं जिनके माध्यम से महिला को क्या किया जाता है, उसको उसका चरित्र का हनन किया जाता है, चरित्र चित्रण किया जाता है, और भी कई जैसे ऑनलाइन स्टॉकिंग करना महिलाओं को। उसके अलावा भी कई प्रकार के अपराध हैं जैसे घरेलू हिंसा, है ना, महिलाओं को वाजिब सम्मान न मिलना, उनको बंधक की तरह घर में रखना। तो ये सारे कारण हैं, ठीक है। तो आप क्या सहमत है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग? आपको बताना है ना, कि अगर आप सहमत हैं तो बताइए, अगर सहमत नहीं है तो आप तार्किक आधारों पर असहमत या सहमत हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ सहमत होना है, ठीक है, कि महिलाओं अपराधों में वृद्धि हो रही है, उसके क्या कारण है, उसके क्या निवारण हो सकते हैं, वो आपको बताते हुए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। तो ये भी हमारे समाज से बिलोंग करता है टॉपिक। तो कुल मिला के ऊपर के जो 3 क्वेश्चन थे वो किससे थे, भारतीय इतिहास, प्राचीन और आधुनिक भारत से बिलोंग करते हैं। एक स्वतंत्रता के भारत बाद का भारत, और एक लगभग वही इंडिपेंडेंस पीरियड जब हमारे यहाँ आंदोलन चल रहे थे। अब 7वां 8वां जो तो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं। महासागर संसाधनों के भंडार, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। अब महासागर संसाधनों के क्यों भंडार है, ब्लू इकोनॉमी की खोजी जा रही है, अन्य भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, है ना, पेट्रोलियम, अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप नीला हरित शैवाल है, उससे कई प्रकार की दवाएं बनती हैं, बहुत खूबसूरत होती है, मूंगा मोती, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे देश को और ज्यादा बेहतर बना सकती हैं अगर उन संसाधनों का निष्कर्षण ठीक प्रकार से किया जा सके। तो अगेन ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वहां से बिलोंग करता है। कक्षा 11 की अगर आप एनसीईआरटी करते हैं तो ये 100% मान के चलिए ये क्वेश्चन वहां से हो जाएगा। यानी अभी तक जो 7 क्वेश्चन आप देखे हैं, अगर एनसीईआरटी आपने ठीक से पढ़ी होगी, ओके, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो इतने टफ नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिनको आपको करना ही चाहिए। ये अगर छूटा तो आप ये मान के चलिए पीसीएस में मेंस कभी नहीं क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या आप सहमत हैं? ये भी एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर जैसे मान लिया किसान है, किसान के खेत को उसकी मृदा की गुणवत्ता अगर पहचान में आ जाए तो उसको पता लग जाएगा कि हमें कितनी खाद देनी है, किस प्रकार की खाद देनी है, क्या क्या कौन से फर्टिलाइजर उपयोग करने हैं, कितनी पोटेशियम डालनी है, कितनी नाइट्रोजन की जरूरत है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो बनाए जाते हैं भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा, उनको यहाँ पर आप शामिल कर सकते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे वो उपज को बढ़ाता है, खाद्यान्न उत्पादन में बेहतर करता है। तो वो सारी चीजें लेकर के इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला है 9 दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थियों पर प्रकाश डालिए। अब रोहिंग्या रोहान प्रांत से के मूल निवासी हैं जो म्यांमार में पड़ता है। करीब 5-6 सालों से रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा वैश्विक राजनीति में काफी गरमाया हुआ है। ओके, पहले ये म्यांमार से भाग करके पूर्वी भारत आते हैं, पूर्वी भारत से कुछ बांग्लादेश चले जाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है वहां पे, और वहां पर क्या होती है, एक तानाशाही सरकार सत्ता में आ जाती है, लोकतंत्र को वहां
बाहर कर दिया जाता है, तो ये समस्या और बढ़ जाती है। तो रोहिंग्या एक ये प्रकार के, चलो एक जनजाति किस्म की है जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुकी है, और म्यांमार में बौद्ध लोग ज्यादा हैं, तो बौद्ध और रोहिंग्याओं का क्लैश आपस में हुआ, जैसे मणिपुर में कुकी और मैती समुदाय का हुआ, जिसके कारण इन्हें अपने स्थानों को छोड़ना पड़ा, और ये शरणार्थी के रूप में भारत आसपास के देशों में शरण लेने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ओके, तो क्या है प्रभाव डालेंगे ये दक्षिण एशिया की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है। तो उन पे आपको प्रकाश डालना है। सिंपल क्वेश्चन है, आईआर से इसको जोड़ सकते देख सकते हो, शरणार्थी संकट से जोड़ करके देख सकते हो, हमारा समाज में भी ये शरणार्थी संकट मिल जाएगा, वहां से भी जोड़ सकते करके देख सकते हो। 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर एक टिप्पणी लिखना है। 9 डिग्री चैनल जिसको हम बोलते हैं, उसके सामरिक महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। सिंपल सा आईआर का क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन 80 नंबर के, और अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो लगभग 1250 शब्दों में इनके उत्तर लिखने हैं, यानी ईच क्वेश्चन आपको 125 शब्दों में इसका उत्तर करना है। अगर 125 नहीं कर पा रहे हैं तो 110 से लेकर के 115 तक ही आप खींच लें, तो आपका ज्यादा टाइम भी बचेगा और पेपर भी आराम से हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं। बेशक किसी क्वेश्चन में आपको कम आता है तो भी आप करिए उसको, ठीक है, चाहे वो 80 शब्दों में लिखिए, 50 शब्दों में लिखिए। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया तो आपका सीधी सी बात है उसमें 0 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, कोई मार्किंग नहीं होगी, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कर लिया, मान लिया आपको 2 नंबर भी मिल जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो आपकी मेरिट को बेहतर बनाएंगे। तो याद रखना ये 10 के 10 क्वेश्चन काफी ये सिंपल से हैं, और मेंस में अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं या किसी भी कारणवश उसको छोड़ देते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है ना। लगभग 3500 विद्यार्थी पेपर अटेंड कर रहे हैं, उसके अलावा लगभग 251 के आसपास फिलहाल सीटें हैं। तो मेंस जितना आप बेहतर लिखेंगे, ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। अगला क्वेश्चन है जो आर्ट एंड कल्चर से बिलोंग करता है, सेक्शन बी में है, नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन करें। अगर प्राचीन भारत में जब ये तुम्हारा मौर्योत्तर काल आया तो उस समय देखो मूर्ति कला के क्षेत्र में गांधार और मथुरा कला शैली थी। थोड़ा और आगे टाइम पीरियड बढ़े, गुप्त काल जब आया तो 2 शैलियां निकली बाहर। मंदिर निर्माण के क्षेत्र में गुप्तों के वर्चस्व में आपकी नागर शैली आई, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली आई। तो नागर शैली की क्या विशेषताएं हैं, इसका मंडप कैसे बनता है, सभा भवन कैसा होता है, और जो ऊपर गोलाकार आकृति होती है वो किस प्रकार, तो वो सारी विशेषताओं को लेकर के देखना है। और नागर शैली के प्रसिद्ध उदाहरण खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर है ना, कई सारे मंदिर हैं, किस प्रकार बनाए जाते थे, इनका जो चबूतरा है कैसे निर्मित किया जाता था। और आपको क्या करना है, दक्षिण के मंदिरों से इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको नागर शैली की विशेषताओं को बारे में बताना है। सिंपल क्वेश्चन है ये, हम जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, मथुरा कला शैली है ना, गांधार कला शैली और अमरावती कला शैली, ये तो हम सारी पढ़ते ही हैं। तो ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर फाइन आर्ट की एनसीईआरटी देखेंगे है ना, तो उसमें भी ये इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12वां जो क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित करना है, जो विचार थे, ठीक है, जो भी डायमेंशन से अपराइजिंग इन 1857, तो वो विचार किस प्रकार फैले, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या भूमिका निभाई, उनको सबको आपको रेखांकित करना है। ये क्वेश्चन आपको बड़े आराम से मिल जाएगा एनसीईआरटी क्लास 8 में, शायद तीसरे या चौथे चैप्टर में आपको यहाँ इसके आंसर मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी को खरीदना ही चाहिए। आपको कोई विशेष ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से कर ली है, ठीक है। तो ये हो गए आपका एक, मध्य भारत से अभी हमको क्वेश्चन नहीं मिला, ओके, हमारे समाज से मिला, ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिला, हमारे समाज से मिला, हिस्ट्री से मिला, हिस्ट्री में प्राचीन से मिला, आधुनिक भारत से मिला, और एक क्वेश्चन स्वतंत्रता के बाद का मिला। नागर शैली ये भी प्राचीन भारत का है,
और 1857 ये भी आधुनिक भारत का है। तो कुल मिलाकर के अभी तक हम जितने क्वेश्चन देखे उसमें मध्य भारत कहीं नहीं आया है। ठीक है, सेक्शन बी के अंतर्गत हम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, 8 बचे हैं, उसमें भी देख लेते हैं मध्य भारत कितना पूछा जाता है। ठीक है, अगला है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन करिए। अब देखो, एक तरफ पहले टॉपिक के अंदर सेक्शन ए के अंतर्गत भारत का जो एकीकरण हुआ, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका पूछी गई है, क्या उनकी भूमिका थी। अब जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि बिस्मार्क पहले हुए होंगे, तभी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो नाम दिया जाता है, वो संज्ञा दी जाती है। तो जर्मनी के एकीकरण में क्या बिस्मार्क की क्या भूमिका रही, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके, तो ये भी आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपको बताना है कैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, जो जर्मनी अलग अलग प्रशा है ना, आशिया वगैरह के अंडर में था, उसका कैसे एकीकरण किया गया, उसकी और बिस्मार्क का क्या रोल रहा उसको एकीकरण करने में, है ना, क्या उनकी भूमिका थी, कौन से वो आधार थे जिसके आधार पर जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो उनकी भूमिका का मूल्यांकन करना है आपको। 14वां क्वेश्चन, कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। हाउ डिड इंडियन कल्चर अफेक्ट द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक पीरियड। आप सभी को पता है जब हमारे यहाँ कोरोना आया, बड़ा गंभीर विषय था उस समय, है ना। भारत के बाहर अगर देखा जाए या गांव वगैरह खेड़ा वगैरह में देखा जाए तो लोगों को लगता ही नहीं था कोरोना है। लेकिन कोरोना को जैसे हमने टैकल किया, जैसे होता है ना, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके कोई समाधान नहीं होते, जो कहते हैं ना कि समस्या समाधान लेकर आती है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके कोई समाधान नहीं है। समाधान नहीं होने का मतलब है, जैसे कोरोना आया, उसका कोई समाधान नहीं था, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो हमने क्या किया, कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन किया। ठीक है, लॉकडाउन करने के उपरांत फिर लगा कि अभी खत्म नहीं होगा, तो कुछ टाइम बाद फिर लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन बढ़ाते बढ़ाते 6 महीने का टाइम पीरियड निकल गया। लेकिन उस समय भारत में कुछ टाइम तो पैनिक रहा, कुछ जगहों पर काफी पैनिक रहा। आपने देखा कितने मजदूर, कितने लोग कहीं से निकल करके कहाँ जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको गाड़ी नहीं मिल रही, कोई डंपर में आ रहा है, किस प्रकार उन्होंने संघर्ष देखा। लेकिन फिर भी भारतीय कल्चर ने कोरोना से बहुत ज्यादा देश को प्रभावित नहीं होने दिया। कुछ ऐसी चीजें थी जिनके आधार पर भारत ने उससे अपने आप को बचाया, चाहे वो ट्रेसिंग का सिस्टम हो, या सफाई साफ सफाई का सिस्टम हो, या फिर वैक्सीनेशन जब हुआ हमारे यहाँ, बहुत बड़ा वैक्सीनेशन हो गया। दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी रोटी रोजी का ध्यान दिए बगैर लोगों की हेल्प करी, लोगों को बेहतर जीवन दिया, खाना पीना जहाँ भी जो व्यवस्था हो सकती थी वो किया। फिर भी कोई भी समस्या आती है तो समस्याएं तो होती हैं। तो इसने कैसे विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया, क्योंकि वैश्विक स्तर पर देखे, इटली देखे, अमेरिका देखे, इंग्लैंड देखे, करोड़ों की संख्या में लाखों लोग हमारे काल के गाल में समा गए, है ना। तो वहां पर वो जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है, वो संस्कृति है, उससे कैसे वो समझ सकते थे कि भारत ने इनको कैसे टैकल किया, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर कोरोना को आपने ठीक से पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि नहीं अब ये इस तरह के क्वेश्चन कहाँ आएंगे, तो देखो भाई क्वेश्चन तो पूछ लिया गया है ना। कोरोना कब आया था, हम आज कब 2023 में है, तो कोरोना का नाम निशान नहीं, वो भूल भुला गए। लेकिन जब आया था तो उस समय तो स्थिति बड़ी गंभीर थी। आ गई बात समझ में, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको कहते हैं कंटेम्परेरी इशू। जो कभी अभी तक एक भी करंट का क्वेश्चन मिला आपको, नहीं मिला। रोहिंग्या शरणार्थी वार्ता जो है वो भी 4-5 साल पुराना है। कोरोना महामारी की बात करें तो 2020 के स्टार्टिंग में कंफर्म हुई थी भारत में, फरवरी में पहला केस आया था, फिर धीरे धीरे लॉकडाउन लगा। तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3-4 साल पुराने हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो 2-4 साल बाद भी इंपॉर्टेंट रिलेवेंस के रह जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको देखना है। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, महिला सशक्तिकरण में महिला संगठन, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या एनजीओ हो जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, की भूमिका का मूल्यांकन करना। ठीक है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों को लेकर आपको निष्कर्ष देना है, 200 शब्दों में करना है। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की क्या भूमिका है, चाहे वो न्याय दिलाने में हो,
या उनका पुनर्वास। बहुत सारी ऐसे एसिड विक्टिम है, रेप विक्टिम्स हैं, है ना, और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं हैं, और भी बहुत सारी ऐसे अनाथ महिलाएं हैं जो इधर से उधर चली गई हैं, पागल हैं। तो इस तरह की बहुत सारी महिलाएं हैं जो एनजीओ की मदद से एक बेहतर जीवन की आशा हो जाती है, और उनका चाहे उनका खान पान हो, निवास हो, रहने का तरीका हो, तो वो महिला संगठन काफी हद तक उनके लिए हेल्प करते हैं। लेकिन इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी समस्याएं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी महिला संगठन काफी भूमिका निभाते हैं। जो भी एनजीओ काम करते हैं महिलाओं के फील्ड में, तो उनको आपको बताना है। ठीक है, न्यायिक दृष्टि से, राजनीतिक, प्रशासनिक, सभी दृष्टियों से आपको इसका मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष देना है। उसके बाद अर्बनाइजेशन पीरियड में शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के विकास या विनाश है, अपना मत रखना है। देखो, हमेशा जैसे मोबाइल मोबाइल पे आपको ऐसे कर दिया जाए कि विकास है या विनाश है। देखो, हर कोई भी वस्तु, इवन खाना भी हो, अगर आप तादाद से ज्यादा खाना खाएंगे तो क्या होगा, आपको दिक्कत होगी। लेकिन सिर्फ पेट भरने के लिए या जीने के लिए आप खाते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आपका जीवन बढ़िया सुखमय चलता रहेगा। तो उसी का जो अर्बनाइजेशन है ना, अगर ठीक प्रकार से हो तो समाज के लिए विकास है। और नहीं फिर क्या होगा, जैसे आप वर्तमान शहरों में देख सकते हो, पानी की बड़ी समस्या है, गंदगी की बड़ी समस्या है। तो वो क्यों है? क्योंकि लोगों ने जब बनना शुरू हुए ना शहर, तो बेतरतीब ढंग से बनाना शुरू कर दिया। कोई डिजाइन नहीं, कोई मार्किंग नहीं, कुछ नहीं। और जो वर्तमान में वो नाले चौक हो गए हैं, पानी के निकास बंद हो गया है, तो वो विनाश की कगार पर खड़ी है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर आपका परिवहन इतना ज्यादा हो गया है कि ग्लोबल वार्मिंग होने लगा है, टेम्परेचर बढ़ने लगा है, जिससे आसपास के वातावरण दूषित हुआ है ना। चाहे वो कार्बन का रिलीज हो, या शहरों के अंदर वायु का जो गुणवत्ता स्तर सबसे निचले स्तर का हो गया है। तो वो सारी चीजें, स्वास्थ्य के फील्ड में कुछ ऐसी चीजों में शहर आगे होते हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो विनाश की कगार पर खड़ी हैं, तो उस पर आपको काम मत देना है। आपको याद रखना है, जब भी आपको मत देने लायक क्वेश्चन पूछे जाए, तो आपको सीधी सी बात है, करना ये है कि लगभग 70% के आसपास आपको विकसित होने के पक्ष में अपने मत देने हैं, और 30% में वो प्रॉब्लम्स गिनानी जो वास्तव में है और उनको दूर किया जा सकता है। देन आप दूर करते हुए निष्कर्ष आपको देना है। ठीक है, तो जहां भी इनुमरेट करने के बारे में आए, इवेल्युएट करने के बारे में आए, या अपना मत लिखने के बारे में आए, या कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए उसके बारे में लिखने को आए, तो आपको याद रखना 70-30 के अनुपात में रहना है। 70% आपको उसकी अच्छी बातें बतानी है, 30% उनका एक निगेटिव फैक्ट बताना है। देन निष्कर्ष देते हुए आपको कुछ समाधान सुझाव देने हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आता है, भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों और परिणामों की व्याख्या करिए। आंतरिक प्रवास का मतलब, कोई यूपी का है, गुजरात का माने जा रहा है, कोई यूपी का है, दिल्ली का माने जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है, बिहार से। तो हमारे यहाँ आंतरिक प्रवास बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और कारण की अगर बात करें आंतरिक प्रवास, तो ज्यादातर रोजगार, शिक्षा, सांस्कृतिक रीति रिवाजों में बदलाव, जाति व्यवस्था के कारण, धर्म के कारण, तो कई प्रकार से आंतरिक प्रवास होता है। लेकिन अगर ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है किसके लिए? रोजगार के लिए। रोजगार की तलाश में लोग क्या करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर। अब चाहे शहर शहर अंतरराज्यीय प्रवास हो या अंतरराज्यीय प्रवास हो, दोनों प्रकार का हमारे यहाँ गंभीर रूप से होता है। और कारण में आप रोजगार, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको दे सकते हैं लोगों को अपने एक स्थान से। सब सर्वाधिक प्रवास महिलाओं का होता है। उसके बाद उसके क्या परिणाम होते हैं, तो जीवन शैली में चेंज आता है। कुछ समाधान, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में भूमिका निभाते हैं, जैसे रोजगार के स्तर सही हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो जीवन की दशाएं हैं, दशा दिशा खराब हो जाती है। उनको ऐसे ऐसे वातावरण में रहना पड़ता है, जो कि झोपड़ियां बना के रहना पड़ता है। पेमेंट कम मिलता है ना। स्वास्थ्य के आधार पर उनको गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। शिक्षा भी उनको बहुत अच्छी नहीं मिल पाती उनके बच्चों को, क्योंकि सामाजिक स्तर उनका बेहतर नहीं होता। और शिक्षा, समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज जितना बेहतर होगा, आपका आसपास जो जहां आप रहते हैं वो जितना बेहतर होगा, जितने सभ्य लोग वहां रहेंगे, तो शिक्षा आप उतनी अच्छी ग्रहण कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, 10,000 कमाते हैं, बच्चों को मॉन्टेसरी स्कूल वगैरह में भेजते हैं, अच्छी फीस देते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने घर की स्थिति तो बदलते नहीं। आप अपने घरों की जो सब दिक्कतें हैं वो चेंज करो।
जो घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, जो इधर उधर की बातें होती रहती हैं। आप प्रोग्रेसिव माहौल घर में बनाओगे तो बच्चा पढ़ने लगेगा। आप प्रोग्रेसिव माहौल नहीं बनाओगे, हमेशा बच्चे को डांटोगे, मारोगे, है ना, ठीक से समझाओगे नहीं, तो बच्चा क्या हो जाएगा, एक दिन जिद्दी हो जाएगा और आप अपने हिसाब से जीवन यापन करेगा। तो उसी तरह शहरीकरण भी है, समाज में अपना विकास और विनाश करता है। आंतरिक प्रवास के कारण और परिणाम आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको 200 शब्दों में लिखना है। तो कारण आप बता दो क्या कारण है, तो 25-25 शब्दों में 4 कारण लिख दो, 100 ये हो गए। और परिणाम में भी परिणाम बता दो क्या परिणाम हो, दिन निष्कर्ष करना है तो निष्कर्ष कर दो। ठीक है, भारत में एल नीनो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या करना है। उसके क्रस्ट पर क्या प्रभाव पड़ते हैं बताइए। एल नीनो साउथ वेस्ट जो मानसून होता है उसके बीच संबंध की व्याख्या करना है। एल नीनो आता है ना, तो दक्षिण पश्चिम मानसून बढ़ जाता है। उधर ला नीनो आता है तो सूखा पड़ता है। तो वो सारी चीजें आपको बताते हुए उस पर कृषि पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों के संबंध की व्याख्या करना है। टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है ना। अभी तक मुझे जो सबसे टफ क्वेश्चन लगा यही लगा, जियोग्राफी का। ओके, तो ये भी आपको करना है। ये भी एनसीईआरटी क्लास 12 में आपको आराम से मिल जाएगा। शीतोष्ण चक्रवात पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या भारत को कैसे प्रभावित करता है। शीत उष्ण, शीत में ठंडी होती है, उष्ण में गर्मी होती है, यानी जो वही जनवरी जून जुलाई सॉरी अक्टूबर नवंबर में या नवंबर दिसंबर में जो चक्रवात आते हैं उन पर आपको सच टिप्पणी लिखना है। तो भारत को खासकर कोस्टल एरियाज जो है हमारे, उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, है ना। तो वो कैसे हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, क्या कारण है, तो उसके बारे में बताना है। भारत की खनिज विकास नीति की व्याख्या करना है। ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जिसके बारे में आपको लिखना है, जो पॉलिसी है वैसे ही लिखना है। तो अगर मैं लास्ट 3 क्वेश्चन की बात करूं तो ये सब क्या है, टफ है, सबसे कठिन है इस क्लास में। जिसकी ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा होगा उसके लिए तो बेहतर है ना। जिसकी ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं होगा उसके लिए तो टफ है, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज है ना, तो उनको आपको बताना है। तो अब आप अगर पढ़ना चाहें ठीक से, देखो ये 3 क्वेश्चन क्या है, टफ कैटेगरी में आप डाल दो, यानी 54 नंबर के 36 नंबर के क्वेश्चन टफ कैटेगरी में डाल दो। उसके बाद आंतरिक प्रवास, शहरीकरण ना, ये बिस्मार्क की भूमिका, इसको अगर हम मॉडरेट किस्म का रख दें। कोरोना महामारी, महिला सशक्तिकरण, शहरीकरण, मानव का आंतरिक प्रवास, ये मैं इजी टाइप में रखता हूँ, ये इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नागर शैली, द्रविड़ शैली, ये सिंपल से टॉपिक है, और दोनों टॉपिक सिंपल से हैं। उसके बाद ऊपर के जब आए तो ये भी क्या है, एक सेकंड, ये भी सिंपल से टॉपिक है, यानी ऊपर के जो 10 क्वेश्चन है ना, उसमें सबसे टफ आपको 9 डिग्री चैनल ही लगा होगा, क्योंकि 9 डिग्री चैनल बहुत कम लोग पढ़ते हैं, उसका इतना रिलेवेंस रहता नहीं है, तो इसलिए कम पढ़ते हैं। तो ये आपको देखना है, समझना है। और मृदा प्रोफाइल हो सकता है थोड़ा बहुत, और महासागर भंडार, क्या आप सहमत हैं महिलाओं के अपराधों में वृद्धि हो रही है, तो मुझे नहीं लगता ये बड़े टफ क्वेश्चन है। तो अगर मैं एक ओवरव्यू दूं पेपर का, तो पेपर में लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल या इजी कैटेगरी में है। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट किस्म के हैं, और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ हैं, कठिन है, खासकर जियोग्राफी से रिलेटेड। तो जियोग्राफी में आपको कुछ नहीं करना है, कक्षा 11 और 12 जियोग्राफी को एकदम रट डालो, और हो सके तो कक्षा 6 से 10 तक भी जियोग्राफी की किताबें पढ़ लो। अभी मैं एनसीईआरटी बैच कुछ दिन के लिए ऑफ हुआ है, अभी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ये मान के चलिए आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। एनसीईआरटी आपका बेस है, उसको मत छोड़िए। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कर ली तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन पेपर कैसा लगा हमें बताइएगा, वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। और जहां पर दिक्कत आ रही है, तो बहुत सारे लोग कमेंट ऐसे करते हैं कि नहीं मुझे टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, और बैच चल रहा है। तो अभी हमारे जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सब फ्री चल रही है, अभी मैंने किसी प्रकार की ज्वाइनिंग अमाउंट या फीस मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। आगे क्या होगा वो तो बात की बात है, फिलहाल जब तक फ्री चल रहा है तो मजा लीजिए, आराम से पढ़िए, क्या दिक्कत है।
एनसीईआरटी के सारे बैच तो मैं फ्री ही रखूंगा, उसकी कोई इशू नहीं। हाँ, सिलेबस अगर कभी लॉन्च करूंगा, अभी तो इतना वर्कलोड मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। तो परेशान नहीं होइए, तैयारी करते रहिए और रिजल्ट अच्छे आएंगे। बशर्ते आप जो क्राइटेरिया है उसको तो कंप्लीट करिए। एक बार आपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी से करके आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पेपर में 50% ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से बड़े आराम से हो जाएंगे। अगर एनसीईआरटी आपने ठीक से पढ़ी होगी, कक्षा 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से पढ़ी होगी, तो यूपी पीसीएस मेंस के फर्स्ट पेपर जीएस में आपके 50% क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। इतना याद रखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अपना ख्याल रखें, अगर एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा ख्याल रखें, तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत करें, और आराम से आपको कहीं ना कहीं तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी यार। तो एक 1.5 साल 2 साल दे तो तैयारी तो बेहतर तरीके से करो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।